साथियों, मेरा नाम है अमर सिंह। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्लासरूम ऑफ अमर सिंह। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं और एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास के क्रम में आज हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं समान अध्ययन में, वो है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत हमारा एक ऐसा टॉपिक है इसमें कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, एसएससी 10+2 या सीपीओ या जिस भी पेपर में इतिहास से प्रश्न बनते हैं, वहाँ पे ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने इस क्रम में पहला वीडियो मध्यकालीन भारत का मुगल साम्राज्य से स्टार्टिंग करी है, जिसमें हम 1526 से लेकर 1760 तक के घटनाक्रमों को अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपके बीच लाएंगे। सबसे पहले क्रम में मुगल साम्राज्य का बेसिक रहेगा, मतलब जहां से शुरुआत हो रही थी मुगल साम्राज्य की, और ये क्रम 1760 तक जाएगा। 1707 मतलब औरंगजेब के शासन तक हम गहन चिंतन करेंगे। उस हिसाब से उतना पढ़ेंगे जितना हमारे पेपर में, हमारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जिन लोगों ने अभी, जो लोग हमारे इस चैनल पे नए जुड़े हैं, उन सबसे यही विनती रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने साथ के लोगों में, अपने साथियों में, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे हम लोगों को और हौसला मिले कि हम और अच्छी वीडियोस आपके साथ लाते हैं। अच्छा, इस क्रम में जब तक मुगल साम्राज्य खत्म नहीं होगा तब तक मेरी वीडियो लगातार आपको मिलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद अलग टॉपिक पे चलेगा, मतलब फिर मैं मॉडर्न हिस्ट्री पे बनाऊंगा वीडियोस, और एक वीडियो और मैं पैदल लेकर चलना चाह रहा हूँ जीएस में, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, इकोनॉमिक्स की वीडियोस भी आपको मेरे हिसाब से दोपहर तक मिल जानी चाहिए। ठीक है, मैं बना दूंगा तो आपको मिल जाया करेगी। पहला टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया है वो है मुगल साम्राज्य। जैसा देख रहे हैं आप, बोर्ड में सब कुछ लिखा हुआ है। मुगल साम्राज्य की स्थापना सन 1526 21 अक्टूबर को हुई थी। ठीक है, मुगल साम्राज्य मतलब मुगल काल, जिसमें हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, अकबर के बारे में पढ़ेंगे, जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे, और अंत में जाते हुए हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, लोग ये कह सकते हैं कि सर बाबर से औरंगजेब तक की आप बात कर रहे हैं, आपने अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद भी उत्तर जो बाद के बादशाह हुए हैं या बाद के जो भी राजा हुए हैं मुगल साम्राज्य में, ठीक है, उनके बारे में हमें इतनी गहन चिंता नहीं करनी, उनके बारे में इतना गहन अध्ययन नहीं करना है। हमें जो पढ़ना है, जहाँ से हमारे पेपर के ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनेंगे, वो हमारा सिर्फ यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बाबर से। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की स्थापना का प्रमुख जो श्रेय जाता है वो पानीपत के प्रथम युद्ध को जाता है। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं जो अलग अलग क्रमों में हम पढ़ते चलेंगे। पहली लड़ाई पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था जिसके साथ बाबर ने युद्ध लड़ा। ठीक है, यही वो कारण था जिसकी वजह से मुगल भारत में आए। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना ही पानीपत के प्रथम युद्ध से हो रही है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात आप दिमाग में बैठा सकते हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं भी पढ़ा है कहीं पर मुगल साम्राज्य या इतिहास कभी नहीं पढ़ा है, वो लोग भी इस बात को समझ सकते हैं कि अगर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, इसका मतलब ये है कि इस युद्ध में बाबर की विजय होना निश्चित है। ठीक है, तभी तो इतिहास के कालखंडों में फिर बाद में हमने बाबर के बारे में इतनी कुछ जानकारी इकट्ठा करी, बाबर के बारे में इतना पढ़ा। तो इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था जिसकी मृत्यु पानीपत के प्रथम युद्ध में हो जाती है, और पानीपत का प्रथम युद्ध ही 21 अक्टूबर 1526 को लड़ा गया। इसका मतलब पानीपत का युद्ध हुआ उसी दिन, उसी समय से हम वास्तविक मुगल साम्राज्य की स्थापना को मानते हैं। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। पहला एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। दूसरा, कब हुआ, तो आपसे बेसिकली जो पूछा जाता है वो ईयर पूछा जाता है। तो 1526 आप याद रखिए। कुछ एग्जाम्स में डेट पूछ ली जाती है, तो अपने जानकारी के लिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पेन
अपना साथ लेकर बैठिए। और स्थापना संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर का वास्तविक नाम बहुत पूछा जाता है, मैं सारे के सारे जितने भी मुगल बादशाह होंगे उन सबका वास्तविक नाम आपको बताता चलूँगा। तो वास्तविक नाम जहरुद्दीन बाबर, याद रख लीजिए, जहरुद्दीन बाबर, बाबर का वास्तविक नाम। और साथ में अगर हम पानीपत के प्रथम युद्ध को थोड़ा सा डिटेलिंग में खोलते हैं तो हम जानेंगे कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हो रहा है। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक है। यहीं पे इस पॉइंट को भी क्लियर कर लेना चाहिए हमको कि अगर लोदी वंश का आखिरी जो शासक है वो इब्राहिम लोदी है, तो लोदी वंश का पहला संस्थापक कौन था, या पहला शासक सॉरी लोदी वंश का संस्थापक कौन था, या लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो बहलोल लोदी। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछा जाता है कि अफगान वंश का पहला संस्थापक या अफगान वंश को स्थापना करने वाला, ठीक है, पहला जो अफगान वंश था वो लोदी वंश था। ये बात दिमाग में रखिए। और लोदी वंश दिल्ली सल्तनत के कालखंड में गिना जाता है, ठीक है, जिसमें खिलजियों का, सैयदों का, ठीक है, जिसमें गुलाम वंश पढ़ेंगे, जिसमें लोदी सबसे अंतिम है दिल्ली सल्तनत का, वो कालखंड अलग रहेगा, उसके लिए अलग वीडियोस बनेंगी, उसके लिए हम अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ समझ सकते हैं कि लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। बहलोल लोदी वह व्यक्ति था जिसने भारतवर्ष में प्रथम अफगान वंश की स्थापना करी थी। पहला अफगान वंश बहलोल लोदी। यहीं से दूसरा पॉइंट याद कर लीजिए कि दूसरा अफगान वंश जो आगे चलकर इसी मुगल साम्राज्य में जब बीच में एक संक्रमण काल आएगा जिसमें शेरशाह सूरी का शासन आ जाएगा, वहाँ पर उसको शेरशाह सूरी को हम, क्योंकि शेरशाह सूरी जो मुख्यतः मतलब मूल रूप से जो था वो अफगानी था, तो दूसरे अफगान वंश का संस्थापक हम किसको मानेंगे? हम मानेंगे शेरशाह सूरी को। तो पहला अफगान वंश संस्थापक बहलोल लोदी। दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं बाबर के क्रम में ही। बाबर, जहरुद्दीन बाबर नाम है इसका। बाबर ने मुख्यतः 3 उपाधियां धारण करी थी और ये 3 उपाधियां जो इसने ली थी वो अलग अलग युद्धों में ली थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनती, बहुत महत्वपूर्ण ये चीज़ बनती है कि पूछा जाता है कि बाबर ने कौन सा युद्ध कब लड़ा, ठीक है। तो सिंपल सी ट्रिक से भी देख लेते हैं, आप लोगों को मालूम भी होगी कि 26 में पानी पिया, क्योंकि पानीपत का युद्ध हो रहा है 1526 में, 27 में खाना खाया, 28 में चांद देखा, 29 में घर गया और 30 में मर गया। 1530 में बाबर की मृत्यु होगी, मगर उस पॉइंट को आखिरी में पढ़ेंगे, ठीक है। 26 का युद्ध जान चुके हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध हो रहा है। 27 में खानवा का युद्ध हो रहा है बेटा। तो खानवा का युद्ध आप ये समझ सकते हैं कि खानवा का युद्ध 2 लोगों के बीच में हुआ, राणा सांगा और बाबर। और मैं ये बात फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि इन सारे युद्धों में बाबर की विजय हो रही है, तभी तो बाबर अपना कालखंड में आगे बढ़ रहा है, इतिहास के कालखंडों में। तो राणा सांगा और बाबर के मध्य में खानवा का ये युद्ध हुआ जिसमें राजपूती सेनाओं ने मिलकर बाबर का सामना किया, ठीक है। 2:1 मैंने यहाँ पे लिख रखा है, 2:1 का क्रम लिखा है। इसका मतलब ये है कि राणा सांगा के पास उस समय दुगनी सेना थी बाबर की सेना से, परंतु बाबर की युद्ध लड़ने की जो रणनीति थी वो तुगलमा पद्धति जो थी उससे वो युद्ध लड़ता था, ठीक है, या फिर आप छापेमार युद्ध की नीति को भी कह सकते हैं, ठीक है। इस युद्ध लड़ता था बाबर, इस वजह से इस युद्ध में भी, खानवा की युद्ध में भी राणा सांगा की हार होती है, पराजय होती है और बाबर विजयी होता है, ठीक है। और इसी युद्ध के पश्चात, खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी थी, ठीक है। बाबर ने 3 उपाधि धारण करी थी, कलंदर, गाजी और बादशाह। अगर फिर से बोलें तो गाजी की उपाधि वो खानवा के युद्ध में धारण कर रहा है, तो कलंदर की उपाधि उसने पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात, मतलब जैसे ही पानीपत का पहला युद्ध उसने जीता बाबर ने, तो उसने क्या किया था, चांदी के सिक्कों को चलाया था। चांदी के सिक्के बंटवाए थे जनता में या पब्लिक में बंटवा दिए थे, तो उसके सिक्के बंटवाने की वजह से उसको कलंदर की उपाधि दी गई। तो कलंदर की उपाधि पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर ने धारण करी और खानवा के युद्ध के पश्चात उसको गाजी की उपाधि मिली, जिसमें उसने राणा सांगा को हराया। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। 1528 चंदेरी का युद्ध पूछा जाता है, चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो दिमाग में बैठा लीजिए कि चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि खानवा का ये युद्ध पहला ऐसा युद्ध बन रहा था जिसमें बाबर की तरफ से जिहाद का नारा दिया गया था, मतलब हिंदू मुस्लिम के खिलाफ बातें होने लगी थी और साथ में इसमें पहली बार जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में ही दिया गया था, ठीक है। बहुत ही विभत्स दृश्य था खानवा के युद्ध में भी और चंदेरी के युद्ध में भी।
मूलतः चंदेरी का युद्ध बहुत विभत्स युद्ध माना जाता है जो बाबर ने लड़ा था मेदिनी राय के खिलाफ। हुआ क्या था, इतिहास के कालखंडों में ये बात निकल के आती है कि मेदिनी राय जो एक राजपूत शासक थे, उनसे बाबर ने उनका किला मांगा था और ये कहा था कि अगर आप मुझको अपना ये किला दे देते हैं तो आप मेरे जीते हुए किलों में से कोई भी एक किला ले लीजिए। परंतु मेदिनी राय इस बात से संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने उसकी बात को नहीं माना और युद्ध करना समझा, उचित समझा। तो मेदिनी राय जो कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से बाबर से लड़ चुके थे, उन्होंने उनकी सेना ने दोबारा बाबर से युद्ध लड़ा और चंदेरी का युद्ध हुआ। और कहा जाता है कि बाबर ने इसी युद्ध के दौरान एक बहुत छोटी सी पहाड़ी, मतलब एक पहाड़ी को एक रात के भीतर ही काट दिया था, जिसके मार्फत से होती वही सेना सीधे के सीधे मेदिनी राय के किले के बाहर आके खड़ी हो गई थी, जिसने मेदिनी राय को भौचक्का कर दिया था, जिसकी उम्मीद मेदिनी राय को नहीं थी। कहते हैं कि चंदेरी के युद्ध के पश्चात बाबर ने राजपूतों में डर बसाने के लिए राजपूतों के सरों को कटवा कर किले की दीवारों पे टंगवा दिया था। ठीक है, ये थोड़ी सी कहानी मैं इसलिए और इंक्लूड करके बताते चल रहा हूँ जिससे आपको याद करने को इतिहास कहानियों के साथ याद रहता है। अगर आप सिर्फ फैक्ट पढ़ना चाहेंगे तो फैक्ट थोड़े दिनों बाद आप भूल जाएंगे, ट्रिकें क्या होती हैं आप भूल जाएंगे। सब लोग यही देखते हैं, हम लोग पेपर देने जब जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पे सारी ट्रिकें धरी रह जाती हैं। वहाँ से वो सिर्फ काम आता है मूल, मतलब आपके कंसेप्ट, आपने किस तरह से कहानी को, कालखंड को किस तरह पढ़ रखा है, इतिहास को किस कहानी के मार्फत सीख रखा है, तो सीखते हुए चलेंगे मजे के साथ, कोई इतनी टेंशन नहीं है। 1529 का समय आ गया है, घाघरा का युद्ध हो रहा है और घाघरा का युद्ध एक, आप यही बना लीजिए अपने दिमाग में कि कहीं ना कहीं इतिहास ऐसा नहीं है कि इस सीक्वेंस में चल रहा है तो सिर्फ इसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सब कुछ चल रहा होगा, कुछ अलग जगह पे कुछ और भी हो रहा होगा। हो सकता है इस कालखंड में ब्रिटेन में कुछ और हो रहा होगा जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम, ठीक है, विश्व के इतिहास में जब पढ़ते हैं तो अलग चीज़ें हो रही होती। तो आप खुद देखिए यहाँ पे अफगानों की वापसी हो रही है। इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे तो अफगानों को मार दिया था, मतलब ऐसा थोड़ी नहीं कि एक एक अफगान मर गया था, कुछ अफगान बच गए होंगे, कुछ उनके रिश्तेदारों में बच गए होंगे, क्योंकि इब्राहिम लोदी को बुलाया, इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर क्या था, ये एक तरह से लुटेरा था जो हर बार भारत आता था और लूट के चला जाता था। और कहते हैं कि भारत का पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये बाबर का 5वां था। ठीक है, ये 5वीं बार आया था जब इसने यहाँ पर अपने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी और इसको बुलाने में इब्राहिम लोदी के ही सगे संबंधियों का हाथ था, जिन्होंने उसको न्योता देकर बुलाया था बाबर को कि तुम यहाँ आ जाओ। बाबर भी उस समय ये चीज़ समझ चुका था कि वो कब तक कबीले का जीवन जिएगा। अभी बताऊंगा मैं बाबर के बारे में और भी कि कैसे कैसे इसका जीवन था। तो इस वजह से उसने कहा कि अब मुझे सेटल होना है, तो इसीलिए वो भारत में सेटल हो गया कि बार बार लूट के जाने से क्या फ़ायदा, अब की बार सीधे सीधे यहीं पे बस जाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर घाघरा का युद्ध जो है वो बंगाल और बिहार में अफगान थे और अफगान थोड़ा शासन कर रहे थे, जहाँ वो बाद में बिहार से ही निकलेंगे, कौन, शेरशाह सूरी। ठीक है, तो बंगाल और बिहार के अफगानों ने एक संयुक्त सेना बनाई और घाघरा का फिर ये युद्ध हुआ और घाघरा का युद्ध फिर से वही बाबर के खिलाफ होगा। तो बाबर के खिलाफ ये युद्ध हुआ और बाबर इस युद्ध में भी विजयी हुआ। ठीक है, और पहली बार जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में दिया गया, दूसरी बार जिहाद का नारा चंदेरी के युद्ध में दिया गया और राजपूतों के सर कलम करके किस युद्ध में किले के बाहर टांग दिए गए थे वह चंदेरी का युद्ध था। ध्यान रखेंगे, खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी थी और पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात कलंदर की उपाधि धारण कर रहा है मुगल संस्थापक बाबर, जिसका वास्तविक नाम जहरुद्दीन बाबर था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना चाहेंगे कि बाबर ने जामती विधि से, ठीक है, बाबर ने जामती विधि से एक बाग का निर्माण करवाया था। ठीक है, जामती विधि से मतलब ज्योमेट्रिकल मेथड से। उस बाग का नाम था आराम बाग। ठीक है, ये नाम बाद में पड़ा था, इसका पहले नाम जो था नूरे अफगान बाग। ठीक है, तो ये बाग का नाम था और ये बाग आगरा में है। ठीक है, ये बाग आगरा में है और एक चीज़ और बता दूं कि यही आगरा जिसकी स्थापना इब्राहिम लोदी पहले कर चुके हैं लोदी वंश में। ठीक है, ये ध्यान रखना। और साथ में बाबर ने एक चीज़ और करी थी, ये बाग बनाया था इसने। ठीक है,
ज्योमेट्री मेथड से। और एक पॉइंट यहीं पे और इंक्लूड कर लेते हैं कि बाबर ने एक पैमाना चलाया था, मतलब मापने के लिए एक इकाई बनाई थी जिसको गजे बाबरी कहा गया। ठीक है, गज ए बाबरी कहा गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे। इसके बाद हम बाबर के जन्म के संबंधित कुछ बातें पढ़ेंगे, बाबर के पिता के बारे में, बाबर की माता के बारे में, और उसकी बाकी जो उसकी कालखंड में, इतिहास के कालखंड में बाबर का जहाँ जहाँ जिक्र आता है उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। पहले आप इतने सारे पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ सबने लिख लिया होगा और स्क्रीनशॉट ले लिए गए होंगे। अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य के शासकों के बारे में, तो मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक हुए वे सभी के सभी तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है, पहला पॉइंट अपने दिमाग में बैठा चलिए कि जितने थे ये तुर्क सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है, और बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में करने के साथ ही पदशाही की भी स्थापना करी थी। पदशाही, जिसके आधार पर इनको बादशाह के नाम से पुकारा गया। ठीक है, बादशाह कहलाया गया। अच्छा, बाबर के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं कि बाबर मध्य एशिया के परगना या फरगना दोनों बोले जाते हैं। परगना या फरगना जागीर थी, छोटी सी रियासत थी, छोटी सी। तो ये काबुल के समीप है जहाँ पे इसका जन्म हुआ। ये वहीं का फिर शासक बना जो 8 जून सन 1494 ईस्वी में ये वहाँ का शासक बना। ठीक है, गद्दी पर बैठा। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। अब आपको मालूम चलेगा कि बाबर किन वजहों से इतना खूंखार था, इतना बर्बर था। ठीक है, उसके खून में जहाँ पिता की तरफ से उमर शेख मिर्जा का खानदान चल रहा था, तैमूर लंग के खानदान से 5वां वंशज था बाबर, वहीं माता कुतुब निगार खां जो मंगोल थी, ठीक है, चंगेज खां के खानदान से आ रही थी, उनका 14वां वंशज था। अगर उस तरफ से देखेंगे अपने ननिहाल के पक्ष से वो 14वां वंशज था और अपने पिता की तरफ से वो 5वां वंशज था। उमर शेख मिर्जा पिता का नाम था। भारत में यही कुछ वजह रही कि बाबर इतना खूंखार और बर्बर था। ठीक है, भारत में प्रथम आक्रमण जो किया था बाबर ने वो सन 1519 ईस्वी भेरा का किला और बाजौर का किला। ठीक है, ये 2 किले हैं राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान है, आप लिख लेना, अपने पॉइंट्स में ऐड कर लेना कि भारत में प्रथम आक्रमण उसने राजस्थान में किया था। अगर राज्य पूछा जाए तो राजस्थान कर लीजिएगा, नहीं तो आपके सीधे किले का नाम पूछे तो भेरा का किला और बाजौर का किला, इन किलों में उसने सबसे पहला आक्रमण किया था भारत। ठीक है, अब आत्मकथाएं लिखी थी। बाबर तुर्की और फारसी का बहुत अच्छा ज्ञाता भी था, वो युद्ध की कलाओं में अच्छे से निपुण था, तो दूसरी तरफ वह तुर्की और फारसी का ज्ञाता भी था। तो उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिन कथाओं में उसने आत्मकथा में जिसने मुख्यतः रूप से बागों का जिक्र किया है। ठीक है, तो हम सिर्फ उसकी आत्मकथा का नाम देख लेते हैं, तुझके बाबरी है। और सिंपल सी बात में आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, मतलब उसने खुद लिखी थी। ठीक है, तो उसका लेखक भी वही हो जाएगा बाबर, मगर ये तुर्की में लिखी गई थी। ध्यान रखना, तुझके बाबरी तुर्की में लिखी गई, जिसका अनुवाद बाद में हुआ बाबरनामा के नाम पे, ये हुआ फारसी में। और इसको अब्दुल रहीम खान खाना करेंगे अकबर के शासनकाल के दौरान। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अकबर के शासनकाल के दौरान इसका फारसी में अनुवाद हो जाएगा, जिसका नाम बाबरनामा बनेगा। ठीक है, मृत्यु होगी 26 दिसंबर सन 1530 ईस्वी में, लगभग 48 वर्ष की आयु रहेगी बाबर की जब उसकी मृत्यु हो रही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है एसएससी में, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मुगलयान पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो मुगलयान एक पद्य शैली है, पोइट्री की एक फॉर्म है, जिसका जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। ठीक है, और एक बात करें, तोप अपने साथ भारत में भीषण विध्वंस जो मचाया था बाबर ने अपने युद्धों के दौरान, खानवा का हो, चाहे चंदेरी का हो, चाहे घाघरा का हो, उसकी विजय का और उसके विध्वंस मचाने का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण था तोप। क्योंकि भारत में उस समय तोप का इतना प्रयोग नहीं हो रहा था युद्धों में, और बाबर अपने साथ अफगान से ही, मतलब काबुल से ही, अपने साथ अफगानिस्तान से ही लेकर आया था
तोप और अपने साथ तोपची लाया हुआ था, ठीक है, उस्ताद लेके आया हुआ था, इस वजह से उसकी जीत हो रही थी। अब बाबर का अंत हो जाता है यहाँ से, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि बाबरनामा का अनुवाद फारसी है और ये ध्यान रखना है हमको कि पूरे मुगल राजवंश में, पूरे मुगल राजवंश की जो राजकीय भाषा होगी, ठीक है, वो फारसी होगी, परंतु इसने पहले किताब जो लिखी है वो तुर्की में लिखी है, ठीक है। आगे बात बढ़ रहे हैं। अब बाबर का अंत हुआ, बाबर की मृत्यु हुई और यहाँ पे समय आ चुका है मुगल काल में पहला उत्तराधिकार का युद्ध होने का, ठीक है। तो बाबर के 4 उत्तराधिकारी थे, 4 पुत्र थे जिनका नाम था हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, और जिन्होंने इतिहास को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है या फिल्मों या टीवी के माध्यम से देखा है, समझा है, तो वो ये जानते हैं कि बाबर के बाद जो उसका उत्तराधिकारी बनता है वो हुमायूं बनता है। दैट्स ऑल। हमको ये बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि अब युद्ध होगा उत्तराधिकार का, जिसमें हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल आपस में लड़ेंगे। और सिंपल सी बात है कि इतिहास के कालखंड में जिसका नाम विजित रह गया, जो जीवित रह गया, वो था हुमायूं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जो हम कल रिलीज करेंगे, वो हुमायूं के ऊपर रहेगी, जो बेसिकली अब हम लोग को बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा कालखंड था बाबर का, स्थापना से लेकर की मृत्यु, थोड़े बहुत जो 4 युद्ध हैं उसके, वो तो 1526 से 1530 तक का ये कालखंड था, इसमें बहुत कम पॉइंट बने। अब हुमायूं और बेसिकली जो बहुत ज़्यादा पॉइंट बनेंगे वो अकबर से बनेंगे, मगर आपको समझना है तो इतिहास को शुरुआत से देखते हुए चलना पड़ेगा। इतिहास के साथ साथ अपनी कॉपी पे नोट्स बनाते हुए चलना पड़ेगा, इतिहास के साथ चलना पड़ेगा। तो कल की वीडियो में हम हुमायूं पर चर्चा करेंगे कि हुमायूं ने किस प्रकार उत्तराधिकार के युद्ध को जीता और हुमायूं के जीवन में के कालखंड में क्या क्या घटनाएं घटी, क्योंकि कल का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए और हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा लेंथी बने, क्योंकि हुमायूं में ही बीच में संक्रमण काल आएगा, जिसमें 5 से 10 वर्षों के लिए हुमायूं शासन से अपदस्थ हो जाएंगे, गद्दी से उतर जाएंगे, या उनको अपना राजपाट छोड़ के भागना पड़ेगा शेरशाह सूरी की वजह से, ठीक है। वही सूरी अफगान और दूसरे अफगान राजवंश की स्थापना होगी कल। तो हम कल की वीडियोस को देखना ना भूलें। इस वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार वीडियोस मिलेंगी और बहुत जल्द कुछ ही घंटों के बाद मैं आपको इकोनॉमिक्स की वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय स्वदेश।